Hello everyone, this is Sachin Gupta with class 10th electricity chapter by Bloomingworth School, Khalilabad, and I hope you all are safe and at home. Please don't go out without any reason and stay safe. So we will start about the chapter class 10th of physics, electricity, and this is part 1. So let's start the chapter electricity. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस. अब चार्ज क्या होते हैं? जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि जो भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं किसी भी मटेरियल के पास क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो निगेटिव चार्ज हो सकता है. तो जो भी मटेरियल के पास पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होते हैं उनके बारे में स्टडी करने को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. अब ये कैसे होता है, इनका बिहेवियर क्या बिहेवियर करते हैं चार्ज, इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है. अब ये दो टाइप्स की हो सकती हैं. द फर्स्ट वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी and the second one is static electricity. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जो चार्ज होंगे, जो भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो होंगे वो चार्जेस जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, चार्जेस इन मोशन. एंड स्टूडेंट्स, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टेशनरी. तो रेस्ट, तो जहाँ पे चार्ज होंगे वो मूव नहीं कर होंगे, चार्जेस जो होंगे वो क्या होंगे? एट रेस्ट पोजीशन में होंगे. तो इसकी जो स्टडी हमको करनी है स्टूडेंट्स वो फर्दर क्लासेस में पढ़नी है. और ये अभी हमको जो क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है इज़ ऑल अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमको यही पढ़ना है. तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होती है? कंडक्टर्स में. Conductors, those materials which conduct electricity is called conductors, and those materials which cannot conduct electricity is called insulators. तो कंडक्टर्स में क्या आ गए? मेटल्स आ जाते हैं. जितने मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, या सॉलिड ही नहीं, कुछ गैसियस में भी होते हैं. जैसे आप ट्यूबलाइट देखे होंगे, ट्यूबलाइट्स में क्या होती हैं? ट्यूबलाइट्स में गैस होते हैं, इसको डिस्चार्ज ट्यूब से बोलते हैं. तो गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. फिर आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो गए. इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में देखोगे कि जैसे हमने NaCl का घोल दिया पानी में और उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, तो कुछ जब वो वहाँ पे आयंस फॉर्म होंगे, Na का अलग आयन फॉर्म होगा, Na का पॉजिटिव आयंस फॉर्म होगा और Cl का नेगेटिव आयंस, तो वो चार्ज फ्लो वहाँ पे भी करते हैं, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. एंड ये सब एग्जांपल्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें चार्जेस क्या होते हैं? मूव करते रहते हैं. एंड चार्जेस एट रेस्ट क्या होता है ये हमको फर्दर क्लासेस में पढ़नी है, लेकिन इसके बारे में जान लो, इसका एक एग्जांपल जान लो. ये मैक्सिमम जो होते हैं इंसुलेटर्स में होते हैं. इंसुलेटर्स, द मटेरियल्स विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर्स. मतलब उसमें चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते. अब जब चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते, इसका एक एग्जांपल देखो कि एक आप स्केल ले लो, स्केल को ऐसे हेड पे रब करोगे, तो जब रब करोगे तो वहाँ से क्या देखोगे कि ये स्केल है आपका, आपने इसको हेड पे ऐसे रब किया, तो जो हमारे हेड से कुछ चार्ज निकल के यहाँ पे एसोसिएट हो जाते हैं. अब ये रेस्ट में आ गए यहाँ पे. अब ये चार्ज इसके अंदर नहीं जाते, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आ गए. अब आप किसी भी इस स्केल को कहीं भी ले जाओगे, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को, ऐसे ये मान लो पेपर के पीसेस हैं, इसको जब आप स्केल यहाँ पे लाओगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा. तो ये अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इसके पास ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे ही होंगे. पॉजिटिव यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकते हैं. तो जो भी यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव या पॉजिटिव,
तो यहाँ इस वाले चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो पेपर्स के पीसेस यहाँ पे स्केल से जब हम रब करते हैं स्केल को, तो यहाँ पे चार्ज ये जो पेपर्स के पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो एसोसिएट हो जाते हैं, आ जाते हैं चार्ज यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में, यहाँ से निकल के। ओके, ये बात हो गई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि हमको इतना नहीं पढ़ना था। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी ही हमको पढ़नी है। सबसे पहले जो आप देखो चार्ज की मैं बात बोल रहा हूँ, कई बार मैंने बोला कि चार्ज, तो एक्चुअली चार्ज होता क्या है, तो मैं अब चार्ज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे कि व्हाट इज़ चार्ज। स्टूडेंट्स, आप जब भी आप बैठो पढ़ने के लिए तो आप एक रफ कॉपी ले लो, उससे आपकी क्या होगी, आपके नोट्स रेडी होते रहेंगे, जो भी मैं पढ़ाता जाऊँगा उसको आप नोट करते रहिए, तो उसके आपके नोट्स क्लियर हो जाएंगे। आप इतना मान के चलो कि आपका स्कूल अभी बहुत टाइम है खुलने में, और इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करो, जो भी आपका ये फ्री टाइम है, थोड़ा सोशल साइट से फेसबुक हो गए या फिर ट्विटर हो गया या फिर आपका व्हाट्सएप हो गया, इन सब से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और स्टडी पे लग जाइए, क्योंकि आपके स्कूल भले ही डेट से खुलेंगे लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे वो आपका टाइमली होगा 100%। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है और कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, तो ये जो फ्री का टाइम बचा है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला पैरामीटर्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ एन intensive property of material by which it exerts a force on any other material। देखो कितना आसान है कि ये क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अंदर की प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की जो अंदर की प्रॉपर्टी होती है वही होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज करता क्या है, किसी अदर मटेरियल पे दूसरे मटेरियल पे वो क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। फोर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो पुश कर सकता है या पुल, या तो हम ये भी जानते हैं जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अट्रैक्टिव चार्ज, अब ये दो लिख लो, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, जो कि किस पे लगे रहते हैं, फोटॉन्स पे, एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव, जो कि किस पे लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे। याद रखना फ्रेंड्स, चार्ज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे चैप्टर में, क्यू लेटर से, कैपिटल क्यू से। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, अब ये दो लाइक चार्जेस जब मिलते हैं आपस में, दो लाइक चार्ज मतलब प्लस और प्लस चार्ज, मान लो कोई दो मटेरियल है और दोनों के पास प्लस प्लस चार्ज, क्या जब वहाँ पर कौन सा फोर्स रहेगा, वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स रहेगा। मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, ये चार्ज ऐसे दूर भागेंगे, प्लस प्लस वाले के पास नहीं जाएगा, ये इसको ऐसे, ये वाला चार्ज इधर भागेगा और ये वाला चार्ज किधर भागेगा, ऐसे। या फिर माइनस माइनस ही होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी अगर आपस में मिलते हैं तो वो मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स तब लगेगा जब ये चार्जेस क्या हों, लाइक ना हो के, ये लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस में क्या हो, लाइक चार्जेस always repulse each other and unlike charges, unlike भी कह सकते हैं इसको, अपोजिट चार्जेस भी कह सकते हैं। अनलाइक चार्जेस में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्ट, मतलब ये दोनों आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा। जैसे पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला इन दोनों में आपस में कौन सी फोर्स लगेंगी, एक दूसरे को, ये सब ये भी इधर जाएगा, ये वाला भी इधर आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। और रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब दोनों चार्जेस क्या हो, अनलाइक हो, लाइक हो। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्स
एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एक बार नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये चार्ज है तो इसका कोई एसआई यूनिट तो होता ही होगा। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है कूलम। रिप्रेजेंट करते किससे? कैपिटल सी से। तो वो कूलम होती है इसकी एसआई यूनिट। चार्ज को हमेशा किस में लिखते हैं? कूलम में। अब जो भी एक इलेक्ट्रॉन पे, या प्रोटॉन पे सबसे मिनिमम चार्ज पॉसिबल, मिनिमम चार्ज जो हो सकता है वो हो सकता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे जो मिनिमम चार्ज हो सकते हैं पॉसिबल चार्ज, वो 1.6 -1, क्योंकि माइनस क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर यही प्रोटॉन होता तो यहाँ पे पॉजिटिव होता। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे मिनिमम जो पॉसिबल चार्ज हो सकता है, मतलब अगर कोई यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कहीं निकलता है तो कितना कूलम चार्ज निकलेगा? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वहाँ से निकलेगा। तो उसी तरह प्रोटॉन भी निकलेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम निकलेगा। ये हो गई पॉसिबल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और एन प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन तो मूव नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो होता है इलेक्ट्रॉन, अलग अलग सेल्स में। तो वो क्या कर सकता है? वही मूव करता है, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अभी कैसे होगी वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये मान लो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उस पर कितना चार्ज हो गया? अब ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे 1.5 हो जाएगा या 2.5 हो जाएगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो एक पे इतना है तो 2 पे कितना हो जाएगा? उसी का 2 गुना, इसी का डबल, 2 टाइम्स। एंड 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कितना चार्ज निकलेगा? इसी का 3 टाइम्स। सो तो इसी को बोलते हैं, जो मल्टीपल ऑफ चार्जेस निकल रहे हैं, मल्टीपल ऑफ चार्जेस विथ रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मतलब जितना ये इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल हो जाएगा तो वैसे सेम उसी तरह चार्ज में भी क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 5 का होते रहेगा। उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि इस चैप्टर में नहीं है, आपका क्लास 10th के लेवल का नहीं है, ये आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ने की। लेकिन जो बातें बताने की थी आपको बता दिया। बस आप चार्ज के बारे में इतना जानो, क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी मटेरियल पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा सकती है। इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो पॉसिबल चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हम फ्रेंड्स ये पढ़ेंगे कि किसी भी मटेरियल, अब गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो हो रही है गुड कंडक्टर्स में, नॉन मेटल्स में क्यों नहीं हो रही? मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में क्यों नहीं हो रही है? तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स। तो ऐसा क्यों होता है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं करवा पाता? नॉन मेटल आर गुड और नॉट गुड कंडक्टर्स, अब मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देते हैं? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कि आप देखोगे कि किसी भी चीज़ को गुड कंडक्टर को होने के लिए, फॉर एनी मटेरियल टू बी अ गुड कंडक्टर इट शुड हैव सम फ्री चार्जेस। इसको लिख भी लो, फॉर एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल को टू बी अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होने के लिए इट शुड हैव सम फ्री चार्जेस। क्या होना चाहिए? उसके पास फ्री चार्ज होना चाहिए, मतलब उसके जो चार्ज होने चाहिए सब कुछ फ्री होने चाहिए कि वो मूव कर सके। कैसे होता है देख लो, नॉन मेटल्स में क्यों नहीं होता है और मेटल्स में ये कैसे उसके पास फ्री चार्ज आते हैं। सपोज दैट कि एक नॉन मेटल का एटम्स का न्यूक्लियस है, सॉरी मेटल का एटम का न्यूक्लियस है, ये नॉन मेटल के एटम का न्यूक्लियस है, और इसकी तरफ ये सेल है पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चौथा। उसी तरह इसके पास भी होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड द फोर्थ वन। स्टूडेंट्स क्या देखोगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, प्रोटॉन्स तो अंदर होते हैं न्यूक्लियस के, दोनों के प्रोटॉन्स कहाँ होंगे, अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर ऐसे मूव करते रहते हैं। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में ऐसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखो कैसे फ्री होते हैं, ये चार्जेस क्या होना है, फ्री कैसे होते हैं। आप कंपेरेटिवली देखोगे या ऐसा होता ही है कि जो मेटल्स का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट की जो सेल की जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है, बड़ी होती है इन कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का जो आउटर मोस्ट का जो सेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो दूरी होती है वो कम है न्यूक्लियस से, लेकिन मेटल्स में देखो थोड़ा ज़्यादा है। तो आप बताओ नज़दीक की चीज़ों को आप तेज़ी से पकड़ पाओगे कि दूर की चीज़ों को तेज़ी से पकड़ पाओगे जो दूर होंगी आपसे। तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से, और यहाँ पे जो फोर्स होगा इन कंपेरिजन टू नॉन मेटल्स यहाँ पे कम होगा फोर्स, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होगी, पकड़ने में दिक्कत होती है, होल्ड करने में, इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे चांसेस होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है कि ये चार्ज यहाँ से क्या हो सके, फ्री हो सके। अब यहाँ पे ये चार्ज फ्री हो जाता है, दैट्स वाई ये फ्री चार्ज हो गया, दैट्स वाई मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या हो गया, फ्री चार्ज आ गया यहाँ पे मूव करने के लिए। लेकिन नॉन मेटल इतनी तेज़ी से यहाँ पे फोर्स होता है इन दोनों के बीच में कि वो फ्री चार्ज यहाँ से या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या चार्ज निकल नहीं पाते, दैट्स वाई यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। इसलिए एक नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं और मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बता देना, मैं देख लूँगा और फिर उसके मैं और अच्छे से वीडियो बना दूँगा। अब नेक्स्ट मैं बताऊँगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का ही है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताती हूँ, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई एंड इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। अब इससे क्या समझते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी या ऐसे कह लो किसी भी कंडक्टर में कितनी तेज़ी से चार्ज मूव कर रहा है हर एक टाइम में, हर एक सेकेंड में वो या हर एक मिनट में। तो जितनी तेज़ी से चार्ज का स्पीड होगा वही होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। सपोज दैट कि दो मटेरियल है, यहाँ पे दो कंडक्टर है, ऐसे मैं दो सर्किट बना देता हूँ, ऐसे ऐसे ये एक कंडक्टर है, यहाँ पे 10 कूलम चार्ज निकल रहा है, फ्लो हो रहे हैं इस पूरे सर्किट में 2 सेकंड में। इसमें 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज ऐसे फ्लो हो गए। और यहाँ पे कंडक्टर भी है, 10 कूलम चार्ज ही फ्लो हो रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे 4 सेकंड में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 2 सेकंड में, यहाँ पे 4 सेकंड में। तो आप देखो इसमें चार्ज की स्पीड ज़्यादा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसमें ज़्यादा है। तो आप सिंपली कहोगे इसमें ज़्यादा है सर, इसमें 5 कूलम पर सेकंड निकल रहा है, 5 कूलम 1 सेकंड में निकल जा रहे हैं, और इसमें जो है 2.5 कूलम पर सेकंड में निकल रहे हैं। एक्चुअली इसमें ज़्यादा है, तो करंट किस में ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, दिस सर्किट में, इस सर्किट में करंट ज़्यादा होगी। तो एक्चुअली यही है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला भी होता है I इज इक्वल टू देखो Q, दैट मीन्स चार्ज अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम कह लो इसको, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करो, बात एक ही है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम की हर एक सेकेंड में, हर एक टाइम में कितना तेज़ी चार्ज वहाँ फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी SI यूनिट निकाल लो, देखो SI यूनिट निकालोगे तो कूलम, तो SI यूनिट
ऑफ आई, क्यू की क्या होती है कूलम, टी की क्या होती है सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर क्या होता है, ये एसआई यूनिट होती है करंट को, जैसे डिस्टेंस की होती है मीटर, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की होती है न्यूटन, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर या कूलम पर सेकंड। हम लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम्पियर, और इसको लिखते हैं कैपिटल ए से, जैसे न्यूटन को एन से लिखते हैं, एम्पियर किससे लिखते हैं कैपिटल ए से। एंड एक चीज़ और है, आपका पूछता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब हो सकता है, सिंपली देखो, जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब हो सकती है, जब Q भी कितना हो, Q इज इक्वल टू 1 हो, एंड टाइम भी 1 कूलम हो, टाइम कितना हो 1 सेकेंड हो, तब ना यहाँ पे आएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, तो दैट मीन्स 1 एम्पियर। मतलब एक कूलम जो चार्ज है अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा होगा तो वहाँ पे जो करंट हमको मिलेगा वो कितने एम्पियर का मिलेगा फ्रेंड्स, 1 एम्पियर का। तो अब इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1 एम्पियर। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, मैं रब करके लिख देता हूँ। वन एम्पियर is electric current when 1 coulomb of charge flows in 1 second through the whole circuit, through the whole circuit, that current is known as 1 एम्पियर। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर जाएगा 1 सेकेंड में, पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, तो जो उस करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर की होगी। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जैसे डिस्टेंस को नापते हैं ओडोमीटर से, स्पीड को किससे मेज़र करते हैं, स्पीडोमीटर से, तो उसी तरह करंट का जो मेजरिंग डिवाइस होती है, मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट इज एमीमीटर, एंड इट इज़, एमीमीटर एक डिवाइस होती है जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं कितना एम्पियर करंट उसमें फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर करंट है किसी भी सर्किट में। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ये पूछता है फ्रेंड्स, हमेशा पूछता है स्टूडेंट्स कि ये एमीमीटर सर्किट में कहाँ लगाते हैं, तो हमेशा सर्किट में एमीमीटर जो होता है वो हमेशा हम कहाँ लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ क्या होता है, थोड़ा सा देख लो सीरीज़ कैसे इस एमीमीटर को हम लगाते हैं। एक सर्किट बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि एमीमीटर कहाँ प्लेस करते हैं सर्किट में। सपोज दैट ये आपका एक सर्किट है, अब यहाँ पे ये वायर्स हैं और ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल होता है सर्किट में, अब मैं आपको आगे भी बताऊँगा। तो ये बल्ब का सिंबल, अब यहाँ पे हमको एमीमीटर लगाना है कि इसमें पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम यहाँ ये सीरीज़ है और सीरीज़ में यहाँ पे हम ऐसे एमीमीटर लगाते हैं। एमीमीटर का प्लस वाला साइड प्लस, ये प्लस वाला साइड प्लस की ओर ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और माइनस वाला माइनस के वाले वायर में कर देते हैं। तो ये सीरीज में एमीमीटर कनेक्ट हो गया इन द सर्किट। एमीमीटर क्या काम करता है, एमीमीटर ऑलवेज मेजर करंट, ठीक है। या आपसे पूछेगा करंट मेजरिंग डिवाइस कौन है, करंट किससे मेजर करते हैं, तो एमीमीटर से।
और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। 1 एम्पियर क्या होता है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू होल द सर्किट इज नोन एज 1 एम्पियर ऑफ करंट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको वोल्टेज भी बोला जाता है। जो आपके घर में वोल्टेज आती है, अब वो क्या बोला जाता है आगे हम देखेंगे कि एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखो बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। मैं डायरेक्ट ऐसे फार्मूला भी लिख के बता सकता हूँ, लेकिन आपको जो बेसिक टर्म्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपका पहली बार पढ़ रहे हो आप, तो इसके लिए आपको बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। और देखो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये किसी बैटरी के अक्रॉस में मैंने जोड़ दिया, बैटरी के अक्रॉस में मैंने जोड़ दिया, बैटरी या सेल। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। आप देखते हो कि बैटरी लगाते हो और यहाँ पे बल्ब अगर रहता है तो बल्ब जलने लगता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये यहाँ पे चार्जेस जो, अगर हम ये बैटरी नहीं लगाते हैं तो ये जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं या कंडक्टर्स में, उनका जो डायरेक्शन होता है बहुत रैंडम होता है। रैंडम मतलब इधर उधर, कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होता है कि इनको इससे चल के ऐसे पूरे सर्किट में जाना है। तो ऐसे चलने के लिए तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं, आपस में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अब ये इधर उधर घूमने से बढ़िया है इसको पूरा, अगर इसको फ्लो करवाया जाए तो पूरे सर्किट में ऐसे ऐसे करंट फ्लो होने लगे, क्योंकि चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। तो ऐसे चार्ज अगर फ्लो होने, क्योंकि इनका अभी तो डायरेक्शन इधर उधर है, रैंडम है, कोई एक परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है। तो इसके लिए परफेक्ट डायरेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे बैटरी को लगाते हैं। अब ये बैटरी क्या करता है, अभी मैं इसको थोड़ा रोक देता हूँ। अब थोड़ा सा आप यहाँ देखो, किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। मान लो मैंने दो ऐसे रिजर्वायर लिए या टैंक लिया और दोनों को एक ऐसे पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक। जब मैंने दो को ऐसे पाइप से कनेक्ट कर दिया, दोनों में मैंने ऐसे ऐसे पानी रख दिया। अगर मैं दोनों में वाटर लेवल सेम रखता हूँ तो क्या ये वाटर इधर उधर मूव करेगा? आपका सीधा आंसर होगा नहीं करेगा सर। तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। देखो एक वर्ड आ गया डिफरेंस, तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। आप सर किसी एक में आप वाटर लेवल क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। अब जहाँ वाटर लेवल कम किया, देखो डिफरेंस आ गया इन दोनों के वाटर लेवल में। जब डिफरेंस आया तो यहाँ पे पानी फ्लो होने लगी। तो जब पानी फ्लो होने लगी, अब यहाँ से उसी तरह अगर इस चार्ज को फ्लो करवाना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। जैसे यहाँ पे वाटर लेवल मैंने कम किया और यहाँ पे भी वो डिफरेंस क्रिएट करना होगा कि यहाँ पे भी क्या होने लगे, ये चार्ज का जो रैंडम मूवमेंट है वो एक ऐसे फ्लो में आने लगे, एक परफेक्ट डायरेक्शन पूरे सर्किट में चलने लगे। तो इसके लिए क्या होता है, हम क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। बैटरी देखो, अब मैं एक्चुअली बैटरी का फिगर बना रहा हूँ। बैटरी या सेल, तो बैटरी या सेल में अंतर क्या होता है, सेल एक सेल को बोलते हैं जब वो 2-3 सेल ऐसे लाइन से ज्वाइन कर दिया जाता है, ऐसे लाइन से 2-3 सेल ज्वाइन कर दिया जाता है, तो 3 सेल को हम क्या बोलते हैं, 3 या 2 या 2 से अधिक सेल को जो ज्वाइंट्स होते हैं वो सबको एक साथ क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे एक सिंगल सेल है। अब देखो ये सेल की तरह दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जो काम यहाँ पे हमने डिफरेंस क्रिएट करके वाटर फ्लो करवा रहे थे, सेम उसी तरह ये बैटरी क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स का। और सेम उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे ये उनके पास ये फ्लो करने लगते हैं। तब ये जैसे यहाँ पे वाटर फ्लो करता है, सेम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे,
देखो क्या होता है बैटरीज के अंदर, यहाँ पे दो केमिकल होते हैं, वो हमको नाम जानना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि हमको सेल का इंटरनल पार्ट नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ पे केमिकल नंबर 2 होता है, दो केमिकल होते हैं, उन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स। रेडॉक्स मीन्स एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी को भी हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। आप लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पे, तो केमिकल 1 के, क्योंकि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं, तो केमिकल 1 के कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं केमिकल 2 में। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, मतलब यहाँ पे पहले इस वाले में पूरा पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, लेकिन जब ये यहाँ से मूव कर गया इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा टर्मिनल बन गया? पॉजिटिव। अब यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा थे, तो इस वाले में यहाँ से नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया। अब क्या करता है एक्चुअली, अब यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से आपस में रेपेल करते हैं। रेपेल करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये यहाँ पे इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पे आते हैं। फिर क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस दोनों है, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये इसको ठोकर मारता है, ये इसको ऐसे ऐसे सब एक दूसरे को क्या मारते हैं? धक्का मारते हैं या रिपल्स करते हैं आपस में। तो इसकी जो रैंडम जो मूवमेंट होती है वो क्या करने लगती है? फ्लो। तो ऐसे ये पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगता है, ऐसे पूरे सर्किट में। ये कंटिन्यूअस होने लगता है क्योंकि सेल यहाँ पे ज्वाइंट है। तो यहाँ पे डिफरेंस कौन क्रिएट किया? जैसे यहाँ पे वाटर लेवल का डिफरेंस फोर्स लगा के कम हुआ होगा, एनर्जी लगा के कम किया गया होगा। सेम उसी तरह ये बैटरी ने क्या किया, यहाँ पे एनर्जी लगाया, बैटरी एनर्जी लगा के या एनर्जी को हम एक टर्म और देते हैं, वर्क। व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो वर्क हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। किसके ऊपर ये वर्क हुआ? चार्ज के ऊपर। तो चार्ज को मूव करवाने में जितना वर्क किया जाए वही आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वर्क डन टू सर्कुलेट मतलब फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन टू सर्कुलेट पर यूनिट चार्ज इज नोन एज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। यही होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहाँ पे वाटर फ्लो हुआ, तो हम इसको वाटर जहाँ फ्लो करती है उसको वाटर करंट बोलते हैं ना, वाटर करंट। सेम उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा ये बैटरी की वजह से, तो इसीलिए हम इसको यहाँ क्या बोलेंगे? क्या क्रिएट हुआ वहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ, और यहाँ पे क्या था? वाटर करंट। सेम यही हुआ आपका वर्क डन टू सर्कुलेट पर यूनिट चार्ज। हर एक चार्ज को सर्कुलेट, यहाँ पे चार्ज को सर्कुलेट करने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस ये आप लोग समझ गए होंगे। अभी थोड़ा आप इसको नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा रब करके कुछ और बताता हूँ। तो स्टूडेंट, चार्ज को फ्लो करने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका बाय द डिफिनेशन फार्मूला भी आप देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V से, और PD भी कई जगह आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो मैक्सिमम हम लोग डिनोट करते हैं V से। तो V इज इक्वल टू, आप फार्मूला देखोगे, वर्क डन टू सर्कुलेट पर यूनिट चार्ज, W/Q। अब W की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और Q की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, कूलम। तो इसका SI यूनिट जो बनेगा जूल पर कूलम, इसी को वोल्टेज कहते हैं। वोल्ट, जूल पर
कूलम। अब जैसे 1 एम्पियर आ रहा था वैसी तरह सेम 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या होता है, तो वर्क डन, या ऐसे लिख लो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू सर्कुलेट 1 कूलम ऑफ चार्ज through the circuit then 1 volt when 1 joule of work done to circulate 1 coulomb of charge through the circuit is known as 1 volt, is known as 1 volt। अब देखो जो हमारे घर में करंट आती है वो कितनी वोल्ट की आती है, 220 वोल्टेज की होती है, वोल्ट होती है। फिर जो बैटरी होती है वो 3.7 समथिंग अराउंड होती है। जो पेंसिल सेल होती है, जो सेल आती है जो घर में रिमोट में लगती है, या फिर जो बैटरीज होती है वो 1.7 अलग अलग आती हैं। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अ फैक्टर बाय विच करंट इज प्रोड्यूसेड। बिना पोटेंशियल डिफरेंस से करंट नहीं प्रोड्यूस होगा या करंट नहीं जाएगा। मतलब वी आई इज डायरेक्टली, या ऐसे बोल लो, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इफ़ देयर इज नो वी इक्वल टू जीरो, देन आई इक्वल टू ऑल्सो जीरो। इफ़ वी हम ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा, देखो अगर हम पानी का लेवल बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो फ्लो चार्ज पानी और तेज़ी से फ्लो होगा। उसी तरह जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसी तरह करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगा। तो एज मच वी इंक्रीज द वोल्टेज, करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। एंड इफ़ वी डिक्रीज, इसको मिटा देते हैं, देख लो, ये रब कर देते हैं। इफ V डिक्रीजेज करंट इज ऑल्सो डिक्रीजेज। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो I है किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे। तो यहीं से एक लॉ आता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है कि जो V है या जो I है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, V के। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट एनी टेम्परेचर, या एट जो भी किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंडीशंस में जो V होता है, जो I होता है वो किस पे डिपेंड करता है, V पे। दैट इज ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगाना होता है, जो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, जब हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन का साइन हटा के जब इक्वल टू लगाते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, R। अब ये R एक नई चीज़ आ गई, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू I इंटू R, जहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। अब ये R रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस एक न्यू टर्म आ गया, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो रेजिस्टेंस के बारे में होगा। अभी तक जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से प्लीज़। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स मैं अभी मैथ्स का भी लेक्चर लेके आऊँगा, फिर केमिस्ट्री का भी मैं भी लेके आऊँगा। और जैसा अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे तो उससे एनर्जी आती है आपके लाइक से, तो मुझे और वीडियो बनाने का मन करेगा और मैं और अच्छे से बना के आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।